गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी प्यारे बच्चों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी सभी सच्ची मनोकामनाओं को पूरी करे। तो बच्चों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो क्लास 11 से ही रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है बच्चों वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके बुकों में टॉपिक की तरह दिया हो या फिर एक सेपरेट चैप्टर ही में इसका डिस्कशन हो रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों और बहुत ही रोचक भी है। जाने अनजाने में हर एक चैप्टर में हम वर्क का यूज करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन के माध्यम से इसका यूज किया जाए। तो समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल बातें भी डिस्कस करेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकती है और या तो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकती है। तो चलिए, वर्क क्या होता है बच्चों, व्हाट इज़ वर्क। ठीक है, कार्य क्या है। अगर मैं कहूँ, ठीक है ध्यान से सुनो, डेफिनेशन तो लिख लिया जाएगा, डेफिनेशन में कोई खास बातें नहीं है। अगर मैं कहूँ कि बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, छोटे बच्चों को देखो ना, खिलौनों में खेलते हैं उससे रस्सी बांध के। तो अगर मान लीजिए इस खिलौनों में ऐसे कहीं एक रस्सी लगी हुई है और छोटा सा बच्चा इसको इस रस्सी से खींच रहा है, तो ये बॉडी किधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ जाती है या इधर की तरफ जाती है? इधर की तरफ ये बॉडी आती है ना, दिख रहा है आपको। अगर मान लेते हैं इधर कोई फोर्स लग रहा है और हमारा बॉडी किधर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। ठीक है, तो वर्क को डिफाइन कैसे किया गया बच्चों? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स acting on body produce displacement। ठीक है, अपने शब्दों में भी आप ले सकते हैं, बहुत सरल सी बात है। अगर किसी बॉडी पे, ठीक है ना, जिसका मास मान लेते हैं कुछ m है, उस पे अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है, या फिर वो बॉडी मूव किया, तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। और सोचने वाली बात यह है बच्चों कि फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो अगर ये बॉडी इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, तो इस फोर्स के तो दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है मान लीजिए, तो एक तो फोर्स का इधर भी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, एफ कॉस थीटा, और आप चाहो तो इधर भी एक कंपोनेंट ले सकते हो, एफ साइन थीटा। ठीक है, अब खुद सोचो आप, क्या इस बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले जाने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है ना, बॉडी इधर की तरफ जा रही है तो फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? अलोंग द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है ना, फोर्स का वो कंपोनेंट जो बॉडी के डायरेक्शन में वही रिस्पॉन्सिबल है उसको कार्य कराने में। बॉडी इधर तो मूव कर नहीं रही है। इसीलिए वर्क को बच्चों जो डिफाइन किया गया है, मैथमेटिकली जो डिफाइन किया गया है, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर डॉस एस वेक्टर। ठीक है ना, ये डी लिखा हूँ तो मैं इसको एस लिख देता हूँ। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। क्या है बच्चों, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना, फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है बच्चों? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और आप यहां से समझ ही गए हो कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब वर्क हमारा क्या हो गया बच्चों, स्केलर टर्म हो गया। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझेंगे।
अब हमें ये पता चल गई है बात कि वर्क जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, फोर्स इंटू एफ डॉट एस, ठीक है ना, इंटू नहीं कहते हैं, एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, वेयर कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। चलिए सही बात है। अब खुद सोचो बच्चों ध्यान से कि अगर कॉस थीटा, ठीक है ना, सारा खेल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे पहले ही बता दूँ, जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको मालूम है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, उन वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर वेक्टर का यूज आ ही गया, बिना वेक्टर के हम आगे पढ़ नहीं सकते। तो आप ध्यान से देखो कि अगर कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा हमारा 0 to 90 के बीच में, ठीक है ना, 0 to 90 का मतलब हमारा एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 0 to 90 में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी फॉर एक्यूट एंगल वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है तो वर्क क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर कॉस थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी अदर देन 0 to 90 है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। तो ये कैसा एंगल हो गया बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ऐसा कुछ बना होगा, 90 से ज़्यादा होगा हमारा। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी वर्क हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे देखोगे बच्चों तो कॉस थीटा अगर, ठीक है ना, कॉस थीटा अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी वर्क हमारा 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है। इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात यही थी बस कि वर्क हम कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। क्लियर। चलिए अब और इससे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। वर्क का यूनिट क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल, ठीक है, क्या होता है, जूल। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर बच्चों, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है 1 न्यूटन एंड मीटर, ठीक है। अब आप इसको सीजीएस सिस्टम में लिखोगे, ध्यान से सोचना, सीजीएस सिस्टम में लिखोगे तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन, ठीक है। और मीटर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 1 जूल में आप कितना डाइन सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है अर्ग, ठीक है। क्लियर है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। आइए अब कुछ बातें हम क्वेश्चन सॉल्व करके सीखते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अभी जो हम पढ़े हैं कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, उसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आप जानते हैं बच्चों, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह सब पढ़ ही लिए हो। कोई ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2। क्लियर। चलिए और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। इनमें से बहुत सारे कंक्लूजन हम निकालेंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों कि वर्क डन बताना है, वर्क डन बाई 30 न्यूटन फोर्स, ठीक है।
और हम मान लेते हैं कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसके वजह से पार्टिकल हमारा कहाँ तक चला गया, 5 मीटर तक। पहला क्वेश्चन ये दिया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताना। क्या बताना बच्चों, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि वर्क डन बाई नॉर्मल बताइए, ठीक है, वर्क डन बाई नॉर्मल। मान लेते इतने सारे क्वेश्चन हमको दिए हुए। अब खुद सोचो बच्चों ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना बच्चों, 10 kg। अब इस पे तो एक ग्रेविटी लग रही होगी, धरती माता फोर्स लगा रही होंगी 100, ठीक है ना। हमने जी को क्या लिया बच्चों, 10, ठीक है। आप चाहो तो 9.8 भी लिख सकते हो। और ये जो कांटेक्ट सरफेस है इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल, क्लियर है। ये फोर्स एक लग रहा है यहाँ पर कितना बच्चों, 30 न्यूटन, और इधर एक लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितना लग सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन। एन है बच्चों 100 और म्यू है 0.2 यानी 20 न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ पे 30 लग रहा है, ठीक है, यानी फ्रिक्शन यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम ही लगेगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क डन बाई 30 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो अब जब 30 न्यूटन फोर्स के वजह से वर्क डन पूछा है तो हम सब कुछ भूल जाएंगे कि नॉर्मल भी है, इसमें फ्रिक्शन भी है, ये 100 भी है, इन सबको ध्यान में नहीं रखना। तो देखो बच्चों, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, 30 न्यूटन फोर्स की वजह से। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी, 30 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5। अब हम फॉर्मूले की वजह से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है बच्चों, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस। तो एफ फोर्स भी उधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, इसका मतलब कि थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 30 इंटू 5 एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी आंसर कितना आ गया, 150 जूल। क्लियर है, वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन आपसे पूछा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है बच्चों, इधर की तरफ। तो क्या बॉडी इधर आ रही है, नहीं, बॉडी तो इधर नहीं आ रही है, क्वेश्चन में हमको दिया है बॉडी कहाँ पर पहुँच गई, 5 मीटर आगे पहुँच गई, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। और हमने बार बार ये आपसे कहा है कि थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच में। और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं, उन दोनों के टेल को जोड़ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है बच्चों और फोर्स इधर है, यानी इसके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 20, डिस्प्लेसमेंट इज 5 एंड थीटा इज 180 डिग्री, क्लियर है। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, तो ये क्या हो गया, -100 जूल, ठीक है। दिख रहा है ना आपको कि वर्क डन इसमें नेगेटिव भी है। अब थर्ड पार्ट जो कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों कि वर्क डन बाई नॉर्मल। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसी में बता रहा हूँ। देखो नॉर्मल किधर लग रहा है बच्चों, ऊपर, ठीक है। नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या हो गया, 0। तो वर्क डन बाई नॉर्मल इज 0, क्लियर है। तो अभी जो हमने सिंपल लॉजिक से समझा था कि सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अगर थीटा एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री पे तो वर्क डन 0 आएगा। तो देखिए एक ही क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी आया है, ठीक है, नेगेटिव भी आया है और 0 भी आया है, ठीक है। इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि हम जो वर्क निकाल रहे हैं किसी एक फोर्स के वजह से, वो इंडिपेंडेंट है रेस्ट ऑफ द फोर्स। जितने भी अलग और भी फोर्स लग रहे हैं उससे कितना कार्य हुआ हमको उस फोर्स से लेना देना नहीं है। मतलब आपको टोटल वर्क डन निकालना होगा तो क्या करोगे, आप इंडिविजुअल फोर्स की वजह से वर्क निकाल लो और सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। तो आप 30 न्यूटन की वजह से फोर्स वर्क डन निकाले, ठीक है,
तो ये जो आया आपका 150 जूल, इसका कोई लेना देना नहीं है कि फ्रिक्शन इसमें कितना लग रहा है और नॉर्मल कितना लग रहा है, ठीक है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आपके बॉडी पे कितना भी फोर्स लग रहा हो और आपसे पूछ दे कि टोटल वर्क डन बताइए, तो जो भी आपको इंडिविजुअल फोर्सेस दिख रही हैं उन सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालिए, थीटा का ध्यान रखिएगा और सबको क्या कर लीजिए, सिंपल समेशन कर लीजिए। सिंपल समेशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर तो है नहीं कि इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि अभी तक आप प्रैक्टिस में हैं वेक्टर को सॉल्व करना, ये थोड़ा सा स्केलर टर्म यहाँ पर आ रहा है। आइए कुछ और छोटी छोटी बातें देखते हैं। इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, F2, F3, ठीक है, इधर F4 लग रहा है। अब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। इन सब सारे फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ S। तो हमसे नेट वर्क डन पूछा गया। क्या पूछा गया? नेट वर्क डन बताओ। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? अगर ये सारे फोर्स कैसे हैं? कांस्टेंट है। ये भी एक इसमें कैच है, ये सारे फोर्स कैसे हैं? कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं, सारे फोर्स की वजह से हम क्या कर लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। डॉट एस वेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट वर्क डन मिल जाएगा। अब F1 और S के बीच में, ये F1 हुआ, ये S हुआ। अब F1 S के बीच में एंगल क्या है वो ध्यान में रखना है। F2 और S के बीच में एंगल क्या है वो ध्यान रखना है। F3 और S के बीच में क्या है एंगल, ये ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं और आपसे नेट फोर्स की बातें कर रहा है वो क्वेश्चन, तो आपको इंडिविजुअल फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट कर लेना है और सिंपल ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लेते हैं कि बच्चों ये पेंडुलम है, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये पेंडुलम किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बातों को। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? वर्क डन बाई टेंशन बताइए, वर्क डन बाई टेंशन, ठीक है। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर की तरफ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और फोर्स किधर है? इधर की तरफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ds लिख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? कितना बच्चों? 90 डिग्री। तो क्या टेंशन की वजह से कोई कार्य होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई टेंशन क्या हो जाएगा? T डॉट ds cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो गया? वर्क 0 हो गया। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम आपसे वर्क डन बाई टेंशन ना पूछे, क्या पूछते हैं कि वर्क डन बाई mg बताओ, तो mg किधर लग रहा है बच्चों? इधर की तरफ। ध्यान से देखो, ठीक है। ये फोर्स है डाउनवर्ड और हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर की तरफ। तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है? एंगल 90 डिग्री नहीं ना। इसका मतलब कि वर्क डन बाई mg हमारा कुछ आएगा लेकिन वर्क डन बाई टेंशन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो वर्क डन बाई mg कुछ होगी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं mg और हल्का कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds इंटू कॉस थीटा। अब थीटा डिपेंड कर रहा है कि कितना यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? ये थीटा कर लेते हैं तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो mg ds साइन थीटा हो गया। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। अब मान लीजिए थोड़ी केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, हमें मालूम है कि एटम के सेंटर में भाई साहब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। और उनके बाहर वाले ऑर्बिट में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो वर्क कितना किया?
ठीक है ना, मेहनत तो कर ही रहा है ना, चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का बच्चों एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या हो गया, एक पूरा चक्कर लेने में, एक पूरा चक्कर क्या, चक्कर का कोई आधा भी सेगमेंट आप लेते तो हर जगह यहाँ पर भी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। अब आपको ये नहीं समझना है ना कि वर्क डन 0 आ रहा है मतलब उस फोर्स का कोई यूज नहीं, ठीक है, यूज है। अगर ये फोर्स नहीं रहता, ये सेंटर की तरफ इधर फोर्स नहीं रहता तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही नहीं करती। यहाँ पे देखो अगर ये रस्सी टेंशन नहीं रहता तो ये पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं करता, ठीक है। तो वर्क डन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस फोर्स का कोई यूज ही नहीं है, फोर्स के यूज है, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बातें। और भी आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, क्या क्या, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं कहूँ कि हमारा प्लेनेट है जो, ठीक है ना, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, अर्थ। अर्थ किसको रिवॉल्व करती है बच्चों, सन को, ठीक है। और मान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, उस केस में भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और सर्किल में हमें मालूम है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। तो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो हमेशा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बातें नहीं, ठीक है। अब बेसिकली चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये समझ लेना है कि वर्क पे क्वेश्चन कितने तरह से आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 ही तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में दिया होगा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट होगा बच्चों वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वहां पे फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, कैसा होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है ये कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कांस्टेंट फोर्स होगा तब वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल फोर्स होगा तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही सारे टॉपिक पढ़ने। तीसरा हो जब हमको एरिया गिवन हो, ठीक है ना, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। अगर हमको एरिया गिवन है तो भी हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद वेरिएबल फोर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद एफएस कर्व को पढ़ लेंगे, और ये पढ़ने के बाद ही हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट 60% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला सवाल जो हमें करना है वर्क का, उसमें हम कैसे एग्जांपल लेंगे, कांस्टेंट फोर्स के, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स पे जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल से होंगे, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से हम फिर वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, दिया हुआ है कि किसी बॉडी का मास 10 kg दिया है, उस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है। इस फोर्स की वजह से बच्चों ये बॉडी 5 मीटर क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो कुछ करना नहीं रहता है, फोर्स देखिए किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उनके बीच में एंगल पता कर लीजिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स कितना है बच्चों हमारा 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 100 जूल। आ रही बात समझ में। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले ले जिसमें ये ब्लॉक
नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और इसका भी मास कितना है बच्चों 10 kg, ठीक है, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है वर्क डन बाई mg, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमको बताना है कि वर्क डन कितना हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो एक फोर्स लग रहा होगा आपका mg लग रहा होगा 100, ठीक है, और मान लीजिए हमको डेटा में गिवन है कि ये 5 मीटर की लेंथ है, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य करना पड़ा, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आपको mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका है कि हमें मालूम है कि ये बॉडी डाउन द इंक्लाइन आ रही है किस फोर्स की वजह से, किस फोर्स की वजह से आ रही है बच्चों, ये 37 है तो ये एंगल 37 हो गया। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर कौन सा आ जाएगा 100 साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारा सेम आंसर आएगा। कैसे, देखिए वर्क डन बराबर क्या हो गया बच्चों एफ एस कॉस थीटा, mg हमारा किधर लग रहा है नीचे की तरफ, कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और अगर कॉस वाला एंगल लेंगे तो ये 37 है, ये 100 है, तो ये कितना हो गया 53। तो कॉस 53 आप लिखो या फिर साइन 37 लिखें, दोनों की वैल्यू सेम होती, ठीक है। कॉस 53 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4/5, ठीक है, सॉरी 3/5, ठीक है, कितना हो गया ये 300 जो, समझ में आ रही है बात। अगर मान लो बच्चों इसी में क्वेश्चन पूछता कि वर्क डन बाई नॉर्मल बताइए, वर्क डन बाई नॉर्मल हमें बताना है, तो ये हमारा इंक्लाइंड है, यहाँ पे ब्लॉक रखा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, नॉर्मल इधर की तरफ है, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो गया बच्चों 0, ठीक है ना, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया 0। तो कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं होंगे, ठीक है, बस आपको एंगल का ध्यान रखना है, जहाँ एंगल का ध्यान आप रखोगे तो सवाल बिल्कुल सिंपल से हो जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एक ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है F, ठीक है, एंगल है थीटा, फ्रिक्शन भी ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। इस फोर्स के वजह से बच्चों ब्लॉक डिस्प्लेस कर गई d दूरी। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाई फोर्स, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ये F हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, ये F हमें गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क डन बाई फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब फोर्स अप्लाइड किया गया है, ठीक है ना, तो हमने खुद से इसको F एज्यूम किया हुआ है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इधर क्या लग रहा होगा बच्चों F कॉस थीटा लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा F साइन थीटा, नॉर्मल भी लग रहा होगा और mg भी लग रहा होगा। तो हमें तो दिख रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं। अच्छा, साथ में देखो बच्चों यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि d दूरी तक अगर ये डिस्प्लेस हुआ है तो स्टैटिक तो लग नहीं सकता, ठीक है ना, क्या लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। चलो तो देखो पहला इक्वेशन क्या हो गया बच्चों n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। तो हम यहाँ से n बराबर क्या ले सकते हैं mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है एफ कॉस थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या है किसके बराबर म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन क्या है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है। वर्क डन बाई हमको फोर्स पता करना है, ठीक। अच्छा चलिए, तो क्या कर लेंगे बच्चों एफ वाले टर्म को साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया म्यू एम जी। यहाँ से एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ कितना आ गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इतना फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है ना। इस फोर्स के लगने के वजह से ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है ना,
क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती तो हम ये इक्वेशन नहीं लिख पाते, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एन। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ता। ठीक है, तो देखो अब हमको फोर्स मालूम चल गया, फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो वर्क डन क्या हो गया एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ कितना है बच्चों, म्यू एम जी इंटू डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारा वर्क आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है बच्चों। ठीक है, आपको फोर्स कैलकुलेट कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा और एंगल का बस ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल जैसे ही आप निकाल लोगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ से हम कुछ कंसेप्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या है कि क्या जो हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्क डन जो हो रहा है क्या वो रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आइए ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमारी कोई गाड़ी है, हैवी गाड़ी है। ठीक है, इस पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं इसका मास क्या है m, ये एंगल है थीटा, और ये गाड़ी चल रही है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से। हमसे क्वेश्चन पूछा कि टाइम 3 सेकेंड में, ठीक है, वर्क डन बताना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, म्यू है। ठीक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि ये स्लाइड नहीं करने दे रहा है। ठीक है ना, ये बॉडी हमारी स्लाइड नहीं हो रही है। ठीक है, नॉट स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब देखो इसके दो रिजल्ट आ सकते हैं। पहला चीज़ तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इस पर फोर्स लग रहा है नीचे mg और इधर लग रहा है क्या mg साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, mg साइन थीटा लग रहा है। क्लियर है ना? ये जब इस पर स्लाइड नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, जितना ये फोर्स है उतना ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, डेटा नहीं गिवन है तो आप मैक्सिमम भी फ्रिक्शन लगा सकते हो, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखेंगे तो ध्यान से देखो, 2 सेकेंड में ये ट्रक कितना चल जाएगा, 2 सेकेंड में कितना ट्रक चल 6 मीटर चला जाएगा। ठीक है, तो 6 मीटर किधर जा रहा है, आगे की तरफ ना। तो देखो ध्यान से, इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। कितना है, 6 मीटर का। तो हमें जो एंगल लेना है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो ये वाला होना चाहिए। यानी ये अगर एंगल 30 है, ठीक है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 30 हो गया। ये एंगल 30 हो गया तो ये एंगल 30 हो गया। ठीक है, और हमें जो लेना है वो बेसिकली इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा ये हो गया हमारा, प्लस थीटा कितना हो गया 90 केवल, और 90 माइनस थीटा, यानी इसके बीच में एंगल जो है बच्चों हमारा 180 माइनस थीटा है। ठीक है ना? तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180 डिग्री। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बच्चों, mg साइन थीटा, d कितना है 6 कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, ये वर्क डन बच्चों कहाँ से आया, जब हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर
अगर मैं इसी ट्रक पे रहता और तब मुझसे पूछा जाता कि बर्डन बाय फ्रिक्शन बताओ, तो मेरे लिए तो ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो बर्डन कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। बर्डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, 0। किस फ्रेम से, ट्रक के फ्रेम से, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल से हमको ये पता चल रहा है कि बर्डन फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट कर रहे हैं तो बर्डन कुछ और आ रहा है, और ट्रक के फ्रेम से कर रहे हैं तो बर्डन कुछ और आ रहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि बर्डन जो है वो डिपेंड करता है फ्रेम पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है ना। बर्डन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, किस फ्रेम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इसमें हम कहें कि नॉर्मल के द्वारा वर्क कितना हुआ, तो नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है। नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस थीटा, ठीक है। हम इसी तरह सिमिलरली mg की वजह से भी पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखो और सिंपली सॉल्व कर लो, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन हमारा कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स में एक और तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो वेक्टर बेस्ड होंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं कि वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर वेक्टर हमको नन कोप्लेनर फॉर्म में दिया हो, ठीक है ना, इसका आई कंपोनेंट भी दिया हो, जे कंपोनेंट भी गिवन हो, सिमिलरली आपका जेड कंपोनेंट भी गिवन हो, और हमको ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के टर्म में दिया हो, ठीक है ना, पोजीशन के टर्म में दिया हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। तब वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट होता है इनका, और डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि सेम कंपोनेंट को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स इंटू एक्स, एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला आ गया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, बहुत टफ तो नहीं होगा। आइए देखते हैं, फॉर्मूला आप दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमको दिया हुआ है कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। क्लियर है, ये कैसा फोर्स है बच्चों, सोच के बताओ, कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 प्लस 9 इज 25 एंड 4 29, अंडर रूट 29, मतलब अंडर रूट 29 इज आ कांस्टेंट टर्म। तो इस फोर्स के लगने के वजह से पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जा रही है। पोजीशन हमारी हो जा रही है 2, 4, 3 से कहाँ पर आ जा रहा है 4, 6, 7, ठीक है। इस फोर्स के लगने की वजह से पार्टिकल की पहले पोजीशन जो थी वो बाद में यहाँ से यहाँ हो जा रही। तो हमसे पूछा कि वर्क डन कितना होगा, तो कितना हुआ वर्क डन, हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर लेंगे, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आएगा, ध्यान से देखो, 4 में से 2 गया 2i कैप, 6 में से 4 गया 2j कैप, 7 में से 3 गया 4k कैप। क्लियर है, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। डॉट डी वेक्टर, डी वेक्टर कितना है बच्चों, 2i कैप, 2j कैप, 4k कैप, ठीक है। तो वर्क डन है हमारा दिस इंटू दिस दैट इज 4 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है, 32, 4, 36 जूल कार्य हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि कांस्टेंट फोर्स पे या तो आपको डेटा दे क्वेश्चन सॉल्व करने को पूछ देगा कि एक फिगर बना देगा, फोर्स लग रहा होगा और आपसे पूछे कि वर्क डन कितना है, या तो फोर्सेस को किस फॉर्म में लिख दे, वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है बच्चों, फोर्स हमारा कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट ना दे क्या कर ले, वेरिएबल दे ले, तब कैसे करेंगे,
ठीक है। तो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें फोर्स कैसे लग रहे होंगे, वेरिएबल फोर्स लग रहे होंगे। अब वेरिएबल फोर्स के लगने से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें हल्का सा चेंज आता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक कोई इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, और इस पे 10x फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, x डायरेक्शन। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि अगर ये बॉडी 10 मीटर मूव कर जाए तो इस फोर्स के वजह से कार्य कितना हुआ, वर्क पूछा है। तो अब एक कॉमन सेंस वाली बात ये हो गई कि जैसे हम लोग एफ एस कॉस थीटा निकाल लेते थे तो फोर्स कांस्टेंट होता था। अब ये हर x दूरी पे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है ना, तो खुद सोचो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फोर्स हो जाएगा 10, 1.5 रखोगे तो 15, 2 रखोगे तो 20, 3 रखोगे तो 30, और हमको 10 मीटर चलना है तो फोर्स तो हर इंस्टेंट पे वेरी कर रहा है। तो हम डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा तो लिख नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि 10 मीटर में फोर्स 10 ही रह रहा है कि चेंज हो जा रहा है। कांस्टेंट वाले फोर्स में ये हमें दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि हमें मालूम था कि थ्रू आउट द मोशन फोर्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें तो हर इंस्टेंट पे फोर्स हमारा चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है। ये मास m है, तो हम x दूरी के बाद एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट बहुत ही छोटा है, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है ना। क्या है बच्चों, dx एलिमेंट, ठीक है ना। ये dx एलिमेंट इतना छोटा है कि x से dx जाने में फोर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा होगा। आप खुद से समझ सकते हो कि मान लो हम x ले लिए 1 या फिर 2 ले लिए तो फोर्स कितना हो गया 20। अब 2 से मैं हल्का सा आगे बढ़ा 2.00001 तो फोर्स कितना हो गया 20.0000 समथिंग, ठीक है ना। मतलब इस dx दूरी में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये dx एलिमेंट बहुत ही छोटा होता है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है, इनफाइटेसिमली स्मॉल होता है। इतना छोटा होता है बच्चों कि इस इंटरवल में, ठीक है ना, इस इंटरवल में, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हमारा फोर्स जो है वो हम कांस्टेंट उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इतने छोटे एलिमेंट पे पहले वर्क डन निकाल लेंगे। तो छोटे से एलिमेंट में जो वर्क डन निकालेंगे वो छोटा सा वर्क डन निकलेगा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन अभी भी किधर है, इधर की तरफ, F हो गया इंटू dx, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऐसे ही छोटे 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 सारे एलिमेंट 0 से 10 तक अगर हम ले लें और उन सबको ऐड कर दें तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो जोड़ने का काम कौन करता है कैलकुलस में, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक वर्क डन चाहिए हमको, 0 से लेकर 10 तक, तो 0 से 10 कर लिया, ठीक है। इधर भी आप इंटीग्रेट कर लिए तो छोटे से वर्क डन को हम लिख लेंगे W, F कितना है बच्चों 10x इंटू dx, 0 to 10, 10x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों 5x², ठीक है ना। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2, 10 से 2 डिवाइड होगा तो 5 बचेगा। लिमिट आप रख लो 0 से 10, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 इंटू 100 माइनस 0, मतलब वर्क डन कितना हो गया 500 जूल। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन में समझाने का बस मेरा मोटिव ये था कि जब भी फोर्स आपका वेरिएबल हो, ठीक है ना, तो हम कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैलकुलस मेथड, और उसमें भी क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करने का मतलब ये नहीं कि dx लिए तुरंत इंटीग्रेट कर दिए, उसको समझना भी जरूरी है कि हम x के बाद जो dx एलिमेंट लेते हैं वो इतना छोटा लेते हैं कि उस पर्टिकुलर पोर्शन में हमारा ये फोर्स में कोई खास चेंज नहीं आता। तो खास चेंज नहीं आता है तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं। इस डी एक्स इंटरवल में हम जानते हैं फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो 2x+1 लग रही है, ठीक है। अब इसके वजह से बच्चों पार्टिकल में
पोजीशन में जो चेंज आया वो 0,0 से 3,0 तक हो गया, ठीक है ना। मतलब आप ये डेटा देख के समझ गए होंगे कि पार्टिकल किधर चल रही है, ये ब्लॉक किधर चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में केवल, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या करेंगे हम एक्स के बाद एक डी एक्स एलिमेंट छोटा सा ले लेंगे, डी एक्स एलिमेंट में जो वर्क डन हुआ उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स कॉस 0 डिग्री, ठीक है। एफ कितना है बच्चों, 2x + 1 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक निकालना है बच्चों, 0 से 3 तक। अब देखो 2x का इंटीग्रेशन बच्चों x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से 3, आप रख लो, 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 3, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया, 12 जूल, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क डन, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल फोर्स हो तो हल्की फुल्का आपका कैलकुलस लगेगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कैमेटिक्स भी लगे, डिपेंड करता है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी तक देखिए बच्चों, हमारा जो फोर्स था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, पोजीशन पे। अगर हम ऐसा डेटा ले लें जिसमें फोर्स डिपेंड कर रहा हो किस पे डिपेंड कर रहा हो बच्चों, टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तब कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये ब्लॉक है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 2t² लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि 5 मीटर चला या फिर कुछ चला ऐसे ही, तो वर्क कितना होगा। तो तरीका तो वही है, क्या लिख लेंगे, छोटा सा वर्क डन एफ वेक्टर डॉट डी एक्स, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी सेम है, तो एफ हम लिख लेते हैं, एफ कितना है बच्चों, 2t², ठीक है। ये डी एक्स है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हमको फोर्स टाइम के फंक्शन में दिया है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब ये इसी के वेरिएबल में होता है। डी एक्स का मतलब ही होता है कि सामने वाला जो फंक्शन है वो एक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो या तो डी एक्स को चेंज करें या तो टी को चेंज करें, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पर फिर आ जाते हैं। हमें मालूम है कि फोर्स दिया है बच्चों 2t², क्लियर है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2t²/m, ठीक है। और एक्सेलरेशन मालूम है तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, dv/dt क्या हो जाएगा बच्चों, 2t²/m, t को इधर लाते हैं, t को उधर ही रहने देते हैं, ये हो गया 2t²/m इंटू dt, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो तो v कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 2/3 t³/m, ठीक है। इतना क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। क्या वेलोसिटी आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं, अभी भी नहीं आएगा, हमको dx चाहिए। तो इस वेलोसिटी को फिर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं कि नहीं। तो dx/dt इक्वल टू कितना है बच्चों, 2t³ / 3m। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2t³ / 3m इंटू dt, ठीक है। और यहीं तो dx हमको प्रॉब्लम कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अब बस dx को हटा लेते हैं, ये हो गया 2t², dx बराबर कितना हो गया बच्चों, 2t³ / 3m इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो dt के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन दिया है वो टाइम ही के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4/3 को कॉमन ले लेते हैं, t⁵ का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t⁶/6, ठीक है। अब क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया है कि 0 to 5 सेकेंड में हमको आंसर चाहिए, तो आप लिमिट रख लेना 0 to 5 सेकेंड, अब जो भी आंसर आ जाए। तो कहने का मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट हो तो दो तरीके से सवाल बन सकते हैं, आपको डेटा दिया हो या तो फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखा हो, दूसरा तरीका है कि फोर्स हो सकता है कि आपको वेरिएबल टर्म में दिया, ठीक है। तो वेरिएबल टर्म में देखिए ये आपको डेटा गिवन है,
वेरिएबल टर्म में भी आपको वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी ध्यान आपको रखना है। तो एक लास्ट क्वेश्चन उस पर करा देते हैं, या फिर ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे, फिर से जाके हम एनर्जी वाले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए अच्छे से वीडियो। कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। धन्यवाद।